अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 11 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। ये क्वेश्चन होमवर्क में था और तो कोई नहीं था होमवर्क, ये था होमवर्क और तो कोई नहीं था होमवर्क में। इसके अलावा कैसा रहा फिर IAS 41 अभी तक? समझ आ रहा है? पढ़ा था थेरी को जाके जितनी कही थी, या कोई नहीं? संडे क्या करते रहे? सो के गुजारे, यशी मारी। चलो रमज़ान है, खैर जल्दी से सवाल वो ज़रा कर लेते हैं। Adil Limited operates a goat breeding farm. AL sells goat to local meat businesses and goat milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. अब इससे अगली बात जो थी ना, दूध आया और फिर उसको बेचा और फिर चीज़ वगैरह बनाई, ये सारा काम इन्होंने ऊपर वाले सवाल में करवाया। ऐसे ही इस सवाल में तो इन्होंने बकरियां खरीदी। ऑन यकम मार्च 2002 AL बॉट 10 गोट्स फॉर 25,000 ईच, जो कि फेयर वैल्यू है। मार्केट ब्रोकर 2% कमीशन फ्रॉम बायर लेता है और 3% कमीशन फ्रॉम सेलर, तो ये कॉस्ट टू सेल 3% है, ठीक है। ऑन 15 जून 2002 2 गोट किड्स वर बॉर्न हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ इतने। अब जब कभी भी आपने बेचने जाना है तो ब्रोकर ने सेलर से, सेलर होंगे जब आप, 3% कमीशन लेना है, ठीक है। ये सारे सवाल में फेयर वैल्यूज़ गिवन है। 3% कमीशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, 97 करना पड़ेगा। 30 जून ईयर एंड आया। ईयर एंड जो है, हर मेच्योर गोट की फेयर वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई है और किड्स की फेयर वैल्यू इतनी है। ज़रा क्विकली इसको कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमें यकम मार्च 2000 ईयर 2 पर हमें गोट खरीदनी है, ठीक है जी। तो क्या एंट्री है जी गोट खरीदने की? एंट्री क्या है? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश में आया करता है एक्चुअल आउटफ्लो, कैश में क्या आया करता है जी, और बायोलॉजिकल एसिड को हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू लेस। अब कितनी गोट है? ओपनिंग में तो कोई भी नहीं थी, 10 खरीदी हैं और हर एक 25,000 की है। तो यूँ कर लेते हैं ना जी, 25,000 क्या है जी? फेयर वैल्यू। 25,000 क्या है? फेयर वैल्यू। अगर हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना है तो -3% ऑफ 25,000 करें या इसी को 97% कर दें, बात तो एक ही है ना, बोलो। अच्छा, ये तो आ गई जनाब एक गोट की कीमत। हमने कितनी गोट खरीदी है? 10। तो ये टोटल क्या बन गया? 242,500, ठीक है जी। अच्छा, अब कैश जो है ना वो एक्चुअल आउटफ्लो लेना होता है आपने, ठीक है। तो एक्चुअल आउटफ्लो क्या हुआ है जी? 25,000 पे किया, लेकिन सिर्फ 25,000 नहीं पे किया, बल्कि उसने ये कहा था जब भी कोई खरीदने जाएगा तो 2% खरीदने वाले को कमीशन पड़ता है। अब ये जो 2% है, ठीक है, ये बेसिकली आपकी कैश आउटफ्लो के अंदर नज़र आया करता है। जो जैसे आपने कल देखा था, कल परसों सवाल में देखा था, उसमें फ्रेट था, किराया, फ्रेट इन, कैरेज इन, तो वो कैश आउटफ्लो में आता है। वो परचेज का खर्चा कैश आउटफ्लो में आ गया था, ठीक है। अच्छा, तो 25,000 तो है ना फेयर वैल्यू, जो कि जिससे बकरी खरीदी, जिससे बकरियां खरीदी, हर बकरी का 25,000 उसको दिया। और जब बाहर निकलने लगे तो ब्रोकर ने कहा भाई मेरा 2%। इसका मतलब ये आपको 25,000 की नहीं पड़ी, 25,000 प्लस 2% ऑफ 25,000 की पड़ी हैं। तो इसको 1.02 कर सकता हूँ मैं, इसको 0.97 किया था। बात समझ आती है? थोड़ा शॉर्ट अब यूज़ करने लगे शॉर्टकट्स जी, बोले। लेकिन ये तो एक है, ये तो एक गोट है और 10 खरीदी थी जी, 255। और ये मैंने कहा था वाइड स्टैंडर्ड है, खरीदते ही लॉस दे देता है आपको, ठीक है जी। लॉस कितना आया? 12500, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ नए बेबीज भी बॉर्न हुए हैं जी। 15 जून को 2 गोट किड्स वर बॉर्न। तो 15 जून ईयर 2 पर जी। अब इसकी एंट्री क्या सिखाई थी आपको? बायोलॉजिकल एसिड ही डेबिट होना है, लेकिन इसकी पेमेंट किसी को नहीं की। ये तो हमें बैठे बिठाए गेन आया, ठीक है, अल्लाह के ख़जानों से ये गेन हमारी तरफ आया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, अगेन इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं आप? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अब जो बॉर्न हुए उस वक्त हर एक की फेयर वैल्यू क्या थी? 7,000।
लेकिन ये तो फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड कर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड करते हैं हम इस स्टैंडर्ड के अंदर, चाहे खरीद के लाएं, चाहे न्यू बॉर्न हो, चाहे ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया, एक कोड किड हो गया, दो आए टोटल जी, 13580। और ये सारे का सारा क्या है जी, इस सारे का सारा ही गेन है, पीएनएल के अंदर इसको फेंक दें 13580। जो मेहनत की बकरियों पे किसान ने, उस मेहनत का फल ये मिलता है उसको, जब अल्लाह की तरफ से ये इनाम आता है तो उसको गेन है बैठे बिठाए। वो जब बड़ा करके इसको बेचेगा तो उसने ख़रीदने पे क्या खर्चा किया होगा उसका। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड आ जाएगा जी, और तो कुछ नहीं हुआ ना, बस ईयर एंड आ गया। ठीक है, तो ईयर एंड के ऊपर अब जाके आपने इसकी फेयर वैल्यू वर्किंग कर लेनी है, वर्किंग वन। ये रेकन्सिलिएशन एक बनाते हैं हम। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, नाम दे देता हूँ ईयर एंड गेन लॉस, ईयर एंड गेन या लॉस हम यहाँ निकाला करेंगे। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारी वर्किंग वन आ गई, बल्कि यूँ कर जगह। अच्छा जी, अब ये बायोलॉजिकल एसिड्स की मूवमेंट है बेसिकली। ठीक है, रुपीज़ के अंदर यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एसिड की मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे ओपनिंग डेट पर हमारे पास कितने बायोलॉजिकल एसिड्स पड़े थे, ये कोई नहीं, कोई नहीं, इसी साल में हमने ख़रीदा था। परचेज़ अभी अभी लिखा है, दोबारा से फिर कहीं कैलकुलेट ना करो, ये यहाँ कर दी ना, वर्किंग शो कर दी, तो 242500। उसके बाद न्यू बॉर्न आया, न्यू बॉर्न 13580। ठीक है जी, और उसके बाद क्लोजिंग, पता नहीं आज तो नहीं करूँगा मैं ये काम, क्योंकि मैंने आज IS-38 भी करना है साथ। कल करेंगे इंशाल्लाह एक काम, जिसमें आप देखोगे कि देखो जो जानवर है आप ख़रीद कर लाए, आपने उसको एक साल या जितना अरसा भी अपने पास पाला पोसा, उसकी खिदमत की, तो ईयर एंड पर उसकी प्राइस में इजाफा हुआ होता है। उस प्राइस का इजाफा जो है, वो प्राइस का इजाफा जो है वो दो वजूहत की बिना पे हो सकता है, होता भी है। एक, जो उसके अंदर फिज़िकली चेंज आया, आपने जो खिदमत खातिर की, उसका जो वज़न बढ़ा, कद काठ बढ़ा, एक तो ये गेन आपने लिया, और दूसरा महंगाई भी तो हो रही है। तो असल में ये गेन जो निकलता है, ये दो वजूहत की बिना पे होता है। एक प्राइस चेंज है महंगाई की वजह से, दूसरा फिजिकल चेंज है आपकी खिदमत की वजह से जो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई। अब ये भी अलग अलग करना सीखना है, कल इंशाल्लाह सीखेंगे, आज नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग फ़िलहाल हम इकट्ठा ही निकाल लिया करते हैं जी। हम यूँ कहेंगे जी कि हमारे पास जो मेच्योर गोड्स हैं वो हर एक कितने की हो गई है, यहाँ पे कर लेते हैं 33,000 की। लेकिन ये 33,000 अगेन क्या है जी, फेयर वैल्यू। आपने तो इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रखना है हमेशा, बस यही इस थीम ही यही है स्टैंडर्ड में। खरीदो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, न्यू बॉर्न हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, क्लोजिंग डेट पे मैयर करना है, सब्सिक्वेंटली मैयरमेंट है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आई है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ, बायोलॉजिकल एसिड के अंदर उसने कहा था कि अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो, वो लामा, उस केस के अंदर किस पे रख सकते हो इसको, कॉस्ट, इस पे रख लोगे इसको। बाकी थ्योरी में पढ़ना है अभी, वो बाद में कहेगा कि अगर बाद में फेयर वैल्यू मिल जाए तो फिर ले जाना फेयर वैल्यू पे। अनलाइक IS 40 जिसमें वो कहता था अगर एक बार प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रख लिया इस वजह से कि उसकी फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिनेबल थी तो वापस नहीं आना, इसमें फ़र्क है। ओके, तो अच्छा, बायोलॉजिकल एसिड तो एक्सेप्शनली कॉस्ट पे आ सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी एक्सेप्शनली कॉस्ट पे आ सकती है। इस बारे में स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, लिखा हुआ स्टैंडर्ड ने, कि ये तो मैं मानने को बिल्कुल ही न तैयार कि अगर जो है वो अफ्रीकन मुर्गी भी है, अंडा तो अंडा ही है ना, अंडा बाहर जाके भेज देना उसका, ठीक है, उसकी तो कीमत, तो वो कहता है मैं नहीं मानता कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू ना हो, वो तो होगी, चाहे अफ्रीकन काऊ है, लेकिन दूध तो उसका भी दूध ही है भाई, दूध का जो रेट है उसी के हिसाब से उसको बेचोगे, वो कौन सा फ़र्क है। ठीक है,
तो सही है ना। तो बहरहाल वो देखेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो बाकी जो गोट किड्स हैं उनकी फेयर वैल्यू 9000 है, कॉस्ट टू सेल से नेट करें तो 97% आ गया। और ये कितने हैं जी, ओहो पीछे वाले को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, चलो खैर ये कितना हो गया जी, ये 2 हैं। और इधर भी हमारे पास जो मेच्योर गोट थी वो कितनी थी, 10, तो इंटू 10। ठीक है, अब बताओ जी टोटल क्या आ गया क्लोजिंग, 337,560। ठीक है, तो ये टोटल ही आपने क्लोजिंग निकाल लिया। अब ओपनिंग प्लस एडिशन लेस क्लोजिंग, ये आपके पास क्या आ जाएगा, गेन या लॉस। नॉर्मली गेन ही होता है इन पे, लॉस कम कम ही आता है, आ भी सकता है। ठीक है जी, लेकिन नॉर्मली इन पे गेन ही आया होता है आपको जी। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे आप 81। और जब कल हमने करना है ना जी वो काम, जब प्राइस और फिजिकल गेन को अलग करना है, तो फिर हम ये क्लोजिंग पहले निकाला करेंगे। हम तरीका ये ढूंढेंगे जिसमें हम गेन पहले निकालेंगे और इंशाल्लाह क्लोजिंग फिर बैलेंसिंग आएगा। ठीक है, फिलहाल तो P&L में बैलेंसिंग गेन ही है कितना, 480। तो ये जनाब देखो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट बढ़ा है प्लस, और गेन है P&L में क्रेडिट। तो 31 नहीं 30 जून ईयर एंड पे, ईयर 2 के एंड पे बायोलॉजिकल एसिड बढ़ गया। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट वर्किंग 1 से आपने ये दिखाना है, और P&L के अंदर ये गेन क्रेडिट कर देना आपने कितना, 81480। थोड़ा सा हमने फिर से इसको रिवाइज किया, नया कुछ नहीं पढ़ाना मैंने इसमें आज, जो पढ़ा है बस उसी को थोड़ा पक्का करेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट एंट्री कौन सी थी, चीज़ बनाई थी हमने। अब मुझे बताओ चीज़ जो बननी है तो वो चीज़ की इन्वेंट्री में चली जाएगी, बन गई तो इसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल हैं। आपने दूध के 80 लीटर इसमें डाल दिए अपने, यानी कि इधर अगर मैं अलग अलग करूं तो मैं यहाँ पे यूँ करूँगा कि जी 80 लीटर दूध 170 के हिसाब से प्लस बाकी खर्चे 5000, तो ये टोटल चीज़ की ये कॉस्ट आई है। पर ये मैंने ऐसे नहीं निकाला था, मैंने कहा था कि यार ऐसे करो कि आप मुझे बताओ कि कितनी इन्वेंट्री दूध की आपने ख़त्म कर दी, यानी कि उसको आपने उस कढ़ाई में डाल दिया जिसमें अब आप, कढ़ाई में पता नहीं चीज़ बनती है कि नहीं जी, कढ़ाई में डाल दिया। बहरहाल आपने फ्रिज से निकाला, आपने इन्वेंट्री मिल्क में से कितना दूध निकाला, आपने कितना दूध निकाला जी, 80 लीटर था, और हर लीटर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या थी जी, तो बताओ कितना बना था, 13,600। अब सिर्फ ये दूध तो लग कर चीज़ बन नहीं जाती, कुछ और कॉस्ट भी इनकर हुई थी। वो कॉस्ट क्या है, वो मैंने कहा था नमक सिरका मजदूरी वगैरह डाल के कितना खर्चा आया था, 5,000। ये KL हैड टू इनकर कॉस्ट ऑफ 5,000 टू कन्वर्ट मिल्क इनटू चीज़। तो ये कॉस्ट जो इनकर हुई, इनकी एंट्री जैसे जैसे अगर इसको कोई ये खर्चा है तो अगर कोई चीज़ एक्सपेंस हो तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगर कोई चीज़ PPE फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही है तो हम उसकी एंट्री करते हैं PPE डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ पर इन्वेंट्री हम खुद बना रहे हैं, सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो आपकी मटीरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट होती हैं वो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट होती हैं। तो अगर मैं इसकी एंट्री तोड़ कर करूं तो एंट्री यूं बनती है, इन्वेंट्री चीज़ डेबिट, इन्वेंट्री मिल्क क्रेडिट 13,600 इसको वर्क इन प्रोसेस कह दो। ठीक है, उसके बाद आपने खर्चा किया 5,000 का, तो कैश आपकी जेब से चला गया, आपने मजदूरी भी दी, आपने सिरका वगैरह का नमक वगैरह का खर्चा किया। ठीक है, तो 5,000 क्रेडिट हो गया और ये 5,000 भी कहाँ डेबिट हो गया, तो ये एंट्री ऐसे होनी। तो अल्टीमेटली 13,600 जमा 5,000, तो मैंने बस ये काम किया था कि इसको डायरेक्ट कर दिया था, कैश 5,000 और यहाँ कितना आया था 18,600। ठीक है जी, ये सेकंड लास्ट एंट्री है, तो ये मैंने बस कंबाइन कर दी थी एंट्री। इन्वेंट्री चीज़
इन्वेंट्री, मिल्क और कैश। समझ आई अब? चलो ठीक है जी। तो आप कंबाइन नहीं करना चाहते ना करें, आप फिर नीचे अलग अलग दो एंट्रीज हुई हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब अब एक बार ये इन्वेंट्री बन गई, असल तो मकसद था इन्वेंट्री को बनाना, तो इन्वेंट्री तो बन गई। अब इन्वेंट्री बन गई है तो उसको बेचना। ये दो एंट्रीज से हमने इन्वेंट्री बनाई है, वहाँ पे एक एंट्री से इन्वेंट्री नहीं बनती, मतलब एक एंट्री कर इन्वेंट्री बनने की, एक एंट्री कर ली चीज़ बनने की, ठीक है। अब जब ये बन गई है तो बिकना है इसने, तो फिर बिकना है तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट किया था आपने 24,000 से गालिबन, और अब वो जो इन्वेंट्री पड़ी है अब बेच दी है तो अब नहीं रही, वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री ऑफ चीज़ क्रेडिट 18,000, तो इसका भी गेन आपका पीएनएल में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहले आपने इन्वेंट्री बनाई, फिर इसको जब बेचा तो ये बेचने की परपेचुअल वाली दूसरी एंट्री कर दी। क्लियर? कोई मसला और? पास पेपर्स पे आए जी। पेज नंबर 651 है, इसमें पास पेपर 1 है। पास पेपर 1 में मैं कुछ चीज़ों पे लाल डिब्बा लगा रहा हूँ, पहले लाल डिब्बा लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ब्लैक कर दूँगा। इस पर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये IS 21 पढ़ेंगे तो इस सवाल की ये एडजस्टमेंट हम उस वक्त करेंगे, ठीक है जी। इसमें बेसिकली हमने इम्पोर्टेड काउज हैं तो उनका फीड भी इंपोर्ट किया है, तो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन हो गई, तो उसमें फिर IS 21 पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगी। आपने नहीं इसको काट देना, आपने बस वेट करना है। IS 41 के बाद इंशाल्लाह IS 21 नहीं करवाऊंगा, मेरा इरादा है। तो जब वो हो जाएगा हम ये सवाल उस वक्त करते हैं। इसलिए जो ये एंट्रीज आप अब करेंगे इस क्वेश्चन की, उसके नीचे आपने कुछ 8-10 लाइनें खाली रखनी है, जिसमें आप फिर जब IS 21 पढ़ लेंगे तो इस सवाल की बकाया एंट्रीज भी आके करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं छुपा देता हूँ। ले जी, इस ब्लैक के अलावा आप पढ़ें। कोई आपको ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, एक डिस्कशन पहले छोटी सी करना चाह रहा हूँ, पहले कर लूँ? आप अपने एंड पे किताब के तशरीफ़ ले आए ना अगर, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी, कॉस्ट टू सेल। यहाँ से पढ़ते हैं, फिर किताब में जहाँ लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेंगे। किताब के एंड पे नहीं, चैप्टर के एंड पे, चैप्टर के एंड। ये जनाब आपका पेज नंबर 669 से अगला सफ़र देखें, नज़र आ रहे हैं? इसमें पहला सफ़ा छोड़ के दूसरे सफ़े के ऊपर आपको कॉस्ट टू सेल नज़र आएगी, अल्लाह करे नज़र आ जाए, नहीं तो यहाँ से देख लें। हम हर जगह पे कॉस्ट टू सेल किए जा रहे हैं। कॉस्ट टू सेल होती क्या है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आना, ये तो पता हो कम से कम। तो पहले ये पढ़ते हैं आज। कॉस्ट टू सेल क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी अगर डिस्पोजल ना होता तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती। वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं डिस्पोजल से, उन्हें कहते हैं कॉस्ट टू सेल। मसलन
इसमें क्या क्या शामिल है, मसलन इंक्लूड दीज इंक्लूड कमीशन टू ब्रोकर एंड डीलर्स। अगर आपने कोई भी चीज़ बेचनी है और बेचने के ऊपर कमीशन देना पड़ता है डीलर्स को, ब्रोकर्स को, तो वो क्या है, कॉस्ट टू सेल। लेवीज टू रेगुलेटर, आप कोई चीज़, आप बकरा बेचने गए तो एक तो जिस बंदे ने आपको, ब्रोकर ने आपको बिकवा के दिया, गाहक ढूंढ के लाया, उसने कमीशन लिया। दूसरा, हुकूमत ने भी वहाँ पे पर्ची, ये कुर्बानी अब आ गई ना, 2-3 महीने रह गए, ठीक है, तो उस पर आप मंडी में जाएंगे ना तो मंडी के बाहर फिर वो पर्ची वाले भी होते हैं बैठे, जो ख़रीदने वाले से भी बेचने वाले से भी पैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ख़रीदार हैं तो फिर तो आपकी वो कॉस्ट टू सेल नहीं है ना, तो वो तो आपकी कैश आउटफ्लो में आएगी। लेकिन अगर आप बेचने वाले हैं तो आपने जो लेवीज दी हैं रेगुलेटर्स को, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है अपनी, यानी कि जब कभी आप, वो कहते हैं जब कभी आप अपना बायोलॉजिकल एसिड बेचने जाएंगे हुकूमत को इतने % टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल। नॉन रिफंडेबल ट्रांसफ़र टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ऐसे टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो ट्रांसफ़र पर आपको देने पड़े। आप अपने नाम बकरा लगवाने गए, आपको बकरे की रजिस्ट्री अपने नाम करानी पड़ी, तो वो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ गई है, कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो फिर आपके लिए वो कॉस्ट टू सेल है। अगर रिफंडेबल है तो फिर तो आप उसको क्या कर दोगे, इधर नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो नहीं होनी इसमें शामिल, ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आई के अपने पर्चे के अंदर 6-7 चीज़ें दे देनी है, उसमें से कुछ चीज़ें होंगी कुछ नहीं होंगी, इंक्लूड तो ध्यान में रखना है। इसमें नहीं शामिल करना आपने फाइनेंस कॉस्ट। बैंक से लोन लेके आप बकरा ख़रीदने चले गए, बकरा ख़रीद के ले आए, बैंक का जो लोन है फाइनेंस कॉस्ट वो आपने बकरे की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पीपीई ख़रीदने जाते थे, हाँ अगर बकरा बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो फिर IS 23 वाले रूल्स लगते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। इसलिए सादा बात, आपने अगर बेचना है एसेट तो कॉस्ट टू सेल, यानी कि आज आपके पास बकरा मौजूद है, ख़रीद के लाए हैं आप, ख़रीद के लाए हैं आप और रखेंगे अपने पास, तो आपने लोन लेकर वो बैंक से लोन लेकर वो बकरे ख़रीदे हैं। अब आपने उस बैंक को जो इंटरेस्ट देना है तो क्या वो कॉस्ट टू सेल कहेंगे आप, मतलब नहीं, वो फाइनेंस कॉस्ट है। फिर इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम पर टैक्स, ये तो इनकम आएगी उस पर टैक्स आएगा, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। आप कहो कि जी मैं बकरे आज ख़रीद के लाया हूँ, मैंने इनको पालना पोसना है, मैंने कुर्बानी पे इनको बेचना है, तो फिर किसी ने कहा यार कुर्बानी में बेचोगे तो तुम्हें गेन आएगा, इनकम आएगी, तुम्हें हुकूमत टैक्स लेगी उस पर, तो वो भी कॉस्ट टू सेल ही कर दो। नहीं, ये भी कॉस्ट टू सेल ही, तो इनकम टैक्स है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अगर आपको कर रहे हो तो कॉस्ट टू सेल नहीं है, एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट कॉस्ट टू सेल। जो कॉस्ट टू सेल यहाँ पे आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल लेते हो ना, उसमें नहीं शामिल करनी। और वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन। पहले दिन ही असल में ये मसला आया था कि हमने वो शीप खरीदी थी ना मेहनती ने, तो हर एक शीप पर किराया कितना आया था, गालिबन 5000। बहरहाल जो भी किराया आता, जो भी फ्रेट आया था, हमने कहा था इसको कॉस्ट टू सेल मत कहो, याद है, याद है। यानी जो किराया आया था कैश आउटफ्लो में तो लिया था, लेकिन जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली थी तो कॉस्ट टू सेल में हमने सिर्फ लेवी और कमीशन ही निकाला था, 3% 1% कुछ ऐसे था। जो किराया पड़ा था हर भेड़ को अपने तक लाने के लिए, वो कॉस्ट टू बाय तो थी, कैश आउटफ्लो तो लिखा था, लेकिन उसको कॉस्ट टू सेल नहीं हमने कहा था। मैंने कहा था उस वक्त कि आपके जहनों में ये बात आएगी कि ये जो भेड़ें हम लेकर आए हैं मंडी से, 5000 रुपये किराया लगा है, तो जब बेचने जाएंगे तो किराया नहीं लगेगा। तो मैंने कहा था आज ना सोचो, फिर कभी बात करेंगे, तो वो कभी आज असल में। तो असल में स्टैंडर्ड सारी दुनिया को सामने रख कर बनते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ने इसके ऊपर बहस की। असल में स्टैंडर्ड के अंदर ना, आप देखा होगा इतने ज़्यादा सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप इसमें सिर्फ एक पढ़ रहे होते हैं। एक उसमें स्टैंडर्ड का एक पार्ट होता है जिसके अंदर पार्ट सी गालिबन जो होता है, जिसके अंदर बेसिस ऑफ कंक्लूजन लिखी होती है किसी भी पैरा की, कि हम इस नतीजे पर कब, क्यों, कर, कैसे पहुँचे, इस ट्रीटमेंट का ये क्या रीज़न है, ये क्यों इस तरह से है, क्या मतलब। ये IS 41 ने क्या कहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। अब हमारे दिल में तो आ रही है कि यार कॉस्ट टू सेल तो बनती है कि अगर हम बेचने जाएंगे तो हम किराया तो देकर ही वहाँ पे लेके जाएंगे, कॉस्ट टू सेल है। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। फिर स्टैंडर्ड ने उसकी बेसिस बताई, इस कंक्लूजन की बेसिस क्या बताई कि दुनिया भर में
हमारे मुल्क में नहीं है तो क्या हुआ, ज़्यादातर दुनिया भर के अंदर, वो कहते हैं दुनिया भर में जो रूटीन है वो ये है कि जो फेयर वैल्यू दी जाती है किसी भी बायोलॉजिकल एसिड की, जानवर की फेयर वैल्यू होती है, वो इंक्लूडिंग होती है फ्रेट जो उसका वहाँ तक, यानी कि जो ऑलरेडी जो है ना वो नेट करके ही बताई गई होती है, जो दुनिया के अंदर तरतीब है। हमारे मुल्क में नहीं है तो क्या स्टैंडर्ड सिर्फ हमारे मुल्क के लिए थोड़ा ही बना हुआ है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड की बात माननी है, ठीक है। स्टैंडर्ड अपनी बेसिस ऑफ कंक्लूजन, जो आप नहीं पढ़ते, ना पढ़ने की जरूरत है आपको स्टैंडर्ड, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जो है वो वॉल्यूम के अंदर उन्होंने उस पैरा की कंक्लूजन क्या बताई है कि जी सारी दुनिया के अंदर जो फेयर वैल्यूज गिवन होती हैं वो ऑलरेडी नेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर गिवन भी होगी तो आपने इसको माइनस नहीं करना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड की कंक्लूजन है और हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे। अब हमें याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो पहले दिन से ही ऐसे करके चल रहे हैं, जहन में वैसे ही बैठा हुआ था, बस उसकी लॉजिक क्लियर नहीं थी, आज वो भी क्लियर होगी, ठीक है, सही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो यूज़ हो सकता है आप, ठीक है जी। अब ज़रा आके ऊपर से ही पढ़ लेते हैं जहाँ पे इसने असल में लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में। ये देखें पेज नंबर 623 पे तशरीफ़ लाएं ज़रा। यहाँ पर वो बात इस तरह से नहीं लिखी हुई, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले वहाँ से पढ़ाया और वहीं से याद रखना है आपने। क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल में? बोले कमीशन, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेवीज, क्या नहीं शामिल करना? फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वहीं से याद करना। चलो यहाँ से पढ़ लो। कॉस्ट टू सेल में, कॉस्ट सेल होती क्या है जी? कॉस्ट टू सेल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स। वहाँ पे ज़रा बेहतर लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूड में, ये भी आगे और अगले भी आगे, ठीक है, दो, ठीक है। इट इंक्लूड्स, लेकिन इसमें शामिल है कमीशन टू ब्रोकर एंड डीलर्स, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्स ड्यूटीज, लेवीज टू रेगुलेटर्स, वही वाली वहाँ पे लिखी हुई बेहतर तरीके से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन दरअसल ऐसे ही है स्टैंडर्ड में, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने वहीं से ही याद रखना है उसको, ठीक है। फेयर वैल्यू इज कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। चलो जी आ जाओ अपने पास पेपर पे। जी पेज नंबर 651 पे वापस आ गए हम, खो गए थे कहीं हम। जी पहुंच गया था। अच्छा, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन RRL's बुक्स टू रिकॉर्ड अबव इन्फॉर्मेशन। अब अबव इन्फॉर्मेशन में आपको ये ब्लैक वाली इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं ना आ रही, तो बाकी इन्फॉर्मेशन की एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019। रॉकी रोड लिमिटेड हैड स्टॉक ऑफ 2000 काउज। ले इधर रोड है, चलो खैर रोड पे रखी होंगी। ऑन 1 जनवरी 2019, साल के पहले दिन हमारे पास ये ओपनिंग फ्लॉक है काउस का, सिर्फ 2000। ऑन 1 मई 19 को बड़ी ही मछली है, बहुत बड़ा डेयरी है। RRL परचेज 750 काउस एट फेयर वैल्यू ऑफ 56,000 पर काउ, ये फेयर वैल्यू है। फर्दर ₹2 million वर इनकर टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू फार्म। क्या ये कॉस्ट टू सेल है? ये कॉस्ट टू सेल तो नहीं है, लेकिन कैश आउटफ्लो के अंदर आपने इसको लेना नहीं भूलना। हाँ ये फेयर वैल्यू है, अभी तक तो ये फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल बताएगा तो वो क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ते। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यू पर काउ आर अवेलेबल। 1 जनवरी पे फेयर वैल्यू गिवन है 50,000। 1 जनवरी पे क्यों दी? क्योंकि ओपनिंग में 2000 जो काउस पड़ी है उनकी ये फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू, ठीक है। 1 मई पे फेयर वैल्यू 56,000 उसने कहा था, यही यहाँ पर भी लिखी हुई है। 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू किस लिए दी है इसने? क्योंकि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी हमने किस पे करनी होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
अच्छा, अब उसने उम्र शुमर नहीं बताई तो बस ठीक है, सारी एक जैसी ही होंगी। मिसाल के तौर पे ओपनिंग डेट पर ये जो है वो 5 साल की उम्र वाली 2000 काउज होंगी, ये यकम मई को जो आई हैं 5 साल 4 महीने की उम्र वाली होंगी, एक जैसी होंगी ना, तभी अलग नहीं किया उसने। हमें क्या, एवरेज फॉर द ईयर, एवरेज फेयर वैल्यू का क्या करते हैं? आज तक तो कुछ नहीं किया। आई कैप का सवाल पता ही आपको, खसूसियात में एक ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें देता है जानबूझ के। एवरेज का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे। ऑक्शनियर चार्जेस अ 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर, ये कॉस्ट टू सेल आएगी। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट टाइम ऑफ परचेज, ये कैश आउटफ्लो में, एंड 4% एट टाइम ऑफ सेल। तो सारे सवाल के अंदर ना जी बस यही मसला है थोड़ा सा। तो मैं ना आपको वंस एंड फॉर ऑल इसको साइड पे लगवाता हूँ कि एट टाइम ऑफ परचेज 3 किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। कमीशन, भाई ये कौन बोली जा रहे हैं यार, नए बच्चे तो नहीं आगे किधरों, रोज़ तो नहीं होते थे, आज वैसे भी रोज़ा लगा हुआ और बोली जा रहे हैं। जब रोज़ा लगा हो बंदे को तो फिर अच्छा जी, कमीशन, सवाल के अंदर गिवन है कमीशन, गिवन है कमीशन सवाल में, गिवन तो है लेकिन वो कमीशन ज़रा ध्यान से देखें तो ऑक्शनियर चार्ज करता है कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। तो मेरे इस सवाल के अंदर परचेज के टाइम पे कोई कमीशन नहीं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफ़र फ़ी, यानी टैक्सेस, ट्रांसफ़र फ़ी कह लो या टैक्सेस कह लो, परचेज़ के टाइम पे भी हैं और अलग अलग इसलिए करना ज़रूरी है कि परचेज़ के टाइम वाले कैश आउटफ्लो में आने और सेल के टाइम वाले कॉस्ट टू सेल में यूज़ होने। ठीक है, तो ट्रांसफ़र टैक्सेस जो हैं वो 3% एट टाइम ऑफ परचेज़ है, ऐसा ही है। और तीसरी चीज़, एट टाइम ऑफ परचेज़ हम क्या पे कर सकते हैं, करनी पड़ जाती है हमें अक्सर, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर बताई गई थी, परचेज़ के टाइम पे 20 लाख रुपए की ट्रांसपोर्टेशन आ गई। अब ये जनाबे वाला 2 अदद चीज़ें हैं जो आपकी कैश आउटफ्लो की एंट्री करते हुए, जो आपने एक गाय 56,000 की ख़रीदी है उसमें ये चीज़ें भी ऐड करेंगे। 56,000 तो उसकी फेयर वैल्यू है ना जी, वो भी पे किया आपने, 2 मिलियन आपने किराया भी पे किया है और 3% आपने टैक्सेस भी पे किए। ये तो हो गया एट टाइम ऑफ परचेज। ठीक है जी। अच्छा, इनका ट्रीटमेंट भी लिख देना। इनको क्या करते हैं जी, ये है चाहे ये है चाहे ये है, इनको हम कहाँ लेकर जाते हैं जी, इनको, हाँ यूँ मैं लिख दूँ कि इनको परचेज की जर्नल एंट्री में कैश आउटफ्लो में लिखते हैं। ठीक है, परचेज की जर्नल एंट्री में कैश आउटफ्लो में लिखते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट, एट टाइम ऑफ सेल भी कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं। जी बच्चों, तो सेल के टाइम पे भी आपको कमीशन पे करना पड़ रहा है, सेल के टाइम पर ही तो करना पड़ रहा था कमीशन, परचेज के टाइम पे तो है ही नहीं। ब्रोकर चार्ज करता है कमीशन कितने परसेंट जी, ब्रोकर ऑक्शनियर चार्जेस 2% कमीशन, तो 2% कमीशन आ गया जी। उसके बाद क्या सेल के वक्त भी कोई ट्रांसफ़र टैक्सेस हैं? जी बिल्कुल, नॉन रिफंडेबल, गवर्नमेंट लेवी चुप है तो नॉन रिफंडेबल रिज्यूम करेंगे। 3% परचेज के वक्त है और 4% सेल के वक्त है, तो ये 4% आ गया जी।
ट्रांसफ़र फ़ी, कह लें या टैक्सेस कह लें, लिख ला यार। और आखिरी चीज़ क्या है जी, ट्रांसपोर्ट, जो कि सवाल में तो गिवन है, लेकिन खुद से क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये कभी भी नहीं, ठीक है जी, ये कभी भी नहीं ऐसा होगा। ये ज़ीरो है, ये मैं ज़ीरो भी लिख रहा हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर ये वाला क्रॉस भी लगा रहा हूँ। ये कभी भी कॉस्ट टू सेल में नहीं आनी। तो कॉस्ट टू सेल के अंदर तो फिर यही दो चीज़ें जाया करेंगी। तो इनके बारे में हम क्या लिख देते हैं जी, ये हमारी क्या है, कॉस्ट टू सेल, ठीक है जी। ले जी, ये बस सारी बात थी, उसके अलावा तो अब कुछ है नहीं इसमें। जी, अब पहली एंट्री होगी, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, उधर ही चलें, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, पता है ना। तो पहली एंट्री हमने किसकी करनी है, परचेज की। तो किस दिन हमने खरीदा जी, जर्नल एंट्री उसने कही थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 1, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर तो यकम मई कब खरीदी है, यकम मई 2019 पर हमने 750 काउस खरीदी हैं। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, एक लाइन छोड़कर कैश क्रेडिट। अब थोड़ी वर्किंग ज़रा मुश्किल सी लग रही है, मैं डायरेक्ट नहीं करता, यहाँ पर वर्किंग 1 कर लेता हूँ, बल्कि ऐसे कर लिए करेंगे, असल सवाल तो ऐसे ही हुआ करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में मैंने लिखा परचेज और फेयर वैल्यू जी, कितनी है फेयर वैल्यू, एक काऊ की फेयर वैल्यू कितनी है, 56,000। और हमने कितनी काउस खरीदी हैं, तो ये हमने असल में मुझे क्या चाहिए, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो इसके लिए मैं छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कितना जी, ₹56,000 इंटू 750 काउज, ठीक है। तो आंसर बहुत सारे सिफरों वाला आया होगा, तो 1000 में कर लेते हैं, चलो कुछ गुजारा हो जाए, 42,000 बन जाएगा। अब कॉस्ट टू सेल माइनस करनी है, और कॉस्ट टू सेल सारे सवाल में से पढ़ के आपने बस ऐसी अलग से निकालनी थी कि 2% ऑक्शनियर चार्ज करता है और 4% लेवी है। तो मतलब यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने जी, कितनी है जी लेवी, कितने परसेंट थी, 4% ना बेटा, 3% नहीं, 3% तो उधर है ऊपर, 3% तो ट्रांसफर, ये देखो ये 4% एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो 4% ट्रांसफ़र टैक्स और 2% कमीशन, ये मिलाकर क्या बन गया, तो इकट्ठा ही इसको कर देते हैं, 42,000 का 6% कॉस्ट टू सेल हुआ करेगी, हुआ करती है। तो ₹42,000 इंटू 6%, आंसर इज 2520। अब फेयर वैल्यू भी आ गई, कॉस्ट टू सेल भी आ गई, माइनस कर दिया आपने, तो आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या बनी, 39,480। तो 39,480 ये जनाब आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, रुपीज़ इन थाउजेंड्स एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी।
तो 39480 तो आपका बायोलॉजिकल एसेट आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जबकि कैश क्रेडिट में आपने कैश आउटफ्लो लेना है। अब कैश आउटफ्लो क्या हुआ है, इधर देखें, आपने 56,000 एक काउ का दिया एक्चुअल आउटफ्लो। इसके लिए भी वर्किंग कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये भी ज़रा कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में होना नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। तो 56,000 इंटू 750 भी है, फिर इस अमाउंट जो अमाउंट आएगी इसका 3% ये, और उसके बाद 2 मिलियन भी है। तो 3 चीज़ें मिलकर बन रही हैं। तो कैश आउटफ्लो जिसके अंदर मैं कहता हूँ जी एक्चुअल आउटफ्लो लिया जाता है, ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे चाहिए क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या लेना है जी, एक्चुअल आउटफ्लो जो हुआ, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट रिकॉर्ड करना है ना। कैश में तो एक्चुअल आउटफ्लो लेना है, तो उसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, कैश आउटफ्लो। तो एक तो आपने फेयर वैल्यू पे की जी, यही वाला आ जाना है, वैसे तो उठा के वहीं से ना लिख लें। ये आपने 42,000 रुपये पे किए, कोई मसला। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी, ये क्या है, लेवी है। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी। तो 3% ऑफ फेयर वैल्यू लेवी एट द रेट ऑफ 3% ऑफ फेयर वैल्यू 42,000। तो क्या आता है जी, 12, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ भी ऐड होनी है, और वो क्या है जी, क्या लिखा हुआ था, किराए का लफ्ज़ क्या लिखा हुआ था, हाँ ट्रांसपोर्टेशन, वही लिख देना ज़रा, इजीली बाद में मिल जाता है कि क्या है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 2000 आ जाएगा, 2 मिलियन 2000 में चल रहा है ना। तो टोटल क्या आ गया आउटफ्लो, 45260। दिल कर रहा था कल ये होमवर्क में दे दूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिया, कर लेते अगर देते तो होमवर्क में। तो कॉस्ट टू सेल वाला मसला ही आना था जी। 45260 और बैलेंसिंग 5780। ले जी, ये जनाब आपका बायोलॉजिकल एसिड की इनिशियल मेजरमेंट वाला काम हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद इसका चारा चूरा ख़रीदना है, ख़रीदेंगे इंशाल्लाह जब IS-21 पढ़ लेंगे। फिर ईयर एंड पे उसके को पैसे पेएबल होंगे, उनको रीट्रांसलेट करेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। फिर जो चारा इस्तेमाल हो गया उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, और जो बच गया वो इन्वेंट्री में नज़र आएगा, करेंगे इंशाल्लाह, वक्त आने पे करेंगे। फ़िलहाल चारा चूरा मैंने छुपा दिया था, अब ले दे के एक ही काम रह गया, बता दो क्या है, IS-41 के हिसाब से क्या है बाकी, बोलो क्या करेंगे। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है उसको, एक ही मॉडल है। कल पढ़ाया आपको, मतलब पिछले लेक्चर में हफ्ते वाले दिन, कि आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है। तो अब सारे अपनी अपने टाइम के हिसाब से, आज ओपनिंग काउस गिवन थी, इनकी भी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें अब, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फेयर वैल्यू, ये क्या है, फेयर वैल्यू। और आपके सामने 6% कॉस्ट टू सेल बन चुकी हुई है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना है तो 94% कर देंगे ओपनिंग को भी। फिर परचेज़ की ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है हमने, वर्किंग वन से निकाल लेंगे, और क्लोजिंग के लिए अगेन ये फेयर वैल्यू उठाएंगे, और इसको भी हमने क्या कर देना है 94%, ठीक है जी। करें काम, चलो। वर्किंग नंबर 3, ईयर एंड गेन लॉस, ये जो अभी करवाई है आपको, इसीलिए तो वो सवाल करवाया छोटा सा। जी, ईयर एंड गेन लॉस की वर्किंग कर लेते हैं जी। वैसे कितना मज़े का स्टैंडर्ड है ना, सही फिट बैठता है, रमज़ान के मुबारक महीने में सुकून से हो जाता है, ज़्यादा बोर नहीं करता है ना जी। ओपनिंग है या कोई नहीं है, ओपनिंग है। अब ओपनिंग में कितनी काउज आपके पास पड़ी है, अब इधर देखो, 56,000 रुपया, 56 है ओपनिंग पे,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 है। ओपनिंग पे क्या है, यकम जनवरी 19 पे क्या है जी, 50। फेयर वैल्यू एक काउ की कितनी है, 50। लेकिन ये तो फेयर वैल्यू है, इसको कॉस्ट टू सेल से नेट करना है, तो कॉस्ट टू सेल कितनी हम डिसाइड कर चुके हैं, टोटल 6%। इधर देख लो किधर गया ये, तो फिर इसको डायरेक्ट करना है तो क्या कर दो, 94%। एक काउ की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमें कितनी काउस की चाहिए, 2000। साल के शुरू में कितनी पड़ी थी, 2000 काउस जी। 400,000 में लिखना है, ये रुपीज इन 1000 है, और ये बायोलॉजिकल एसिड है जी। कितना, 94,000। जाहिर है 2000 गावन है, ये तो बड़ी सस्ती उन्होंने कह दी। इम्पोर्टेड काउस है ये तो 10-10, 20-20, 15-15 लाख की होती हैं। बहरहाल छोड़ें, हमारी ज़रा सस्ती वाली, छोटी वाली काउस। अच्छा जी जी। उसके बाद एडिशन आ गया, परचेज़ की हमने इस पीरियड के अंदर कुछ काउस, वर्किंग 1 में परचेज़ वाला निकाला हुआ हमने, तो 39480 पे ऐड हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद एक लाइन छोड़कर क्लोजिंग हमने लिखना है। अब क्लोजिंग में हर एक काउ की फेयर वैल्यू हो चुकी है 61,000, बट दिस इज फेयर वैल्यू पर काउ, फेयर वैल्यू पर काउ। कॉस्ट टू सेल इसको भी माइनस इसमें से नहीं हुई तो इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो रुपीज़ कितना जी, 61,000, इसको कर देंगे आप 94%, तो ये जनाब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई। इनटू कितनी काउज हैं जी, अब 2000 पहले से पड़ी हुई थी, 750 मजीद आ गई, तो 2750 हो गई जी। 685 ले जी। अब अगर क्लोजिंग ज़्यादा है ऊपर वाले दोनों से तो बैलेंसिंग पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव जी। पॉजिटिव 24, ये क्या आ गया जी हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गेन आ गया, पीएनएल आ गया, गेन है, बैलेंसिंग निकाला है, एसिड बढ़ रहा है। तो 31 दिसंबर है ईयर एंड, बोलो 31 दिसंबर पे बायोलॉजिकल एसिड डेबिट वर्किंग नंबर 3 से और पीएनएल क्रेडिट 2420। ठीक है जी। अब ये जहाँ पर ये एंट्रीज 2 ख़त्म हुई हैं, इसके नीचे कम से कम 3 से 4 एंट्रीज की जगह हो, 8-10 लाइनें छोड़ देना। ठीक है, याद से छोड़ देनी है। बाकी वर्किंग्स तो आगे चल रही हैं, अगर बीच में वर्किंग घुस आई है तो कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद फिर अगर ये एक सफ़े पे आपने पूरा किया तो एक सफ़ा और छोड़ दें, और अगर दरमियान में 10 को लाइनें छोड़ दी तो अच्छी बात है, वर्किंग्स तो आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। वर्किंग्स की जगह भी फिर छोड़ दीजिएगा आगे 2-3 वर्किंग्स। वैसे इतनी लंबी वर्किंग वहाँ पे होती नहीं है, बट फिर भी ये 10-12 लाइन्स काफ़ी होंगी विद वर्किंग्स। ओके, चलें जी। एक छोटा सा काम और करके फिर I-38 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ज़रा इधर देखते हैं साथ साथ, आगे कोई मसला हो तो साथ के साथ ही पूछ लें। जी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कोई क्वेश्चन, किसी ने पढ़ने की जहमत की हो, ये इसमें क्वेश्चन हो सकते थे, बहरहाल पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपको एक मौका और देता हूँ, कल पूछ लीजिएगा। बाकी डेफिनेशन तो आपको पढ़ा दी थी। बियरर प्लांट भी पढ़ लिया था, बड़ी बात है हमने। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ये की थी आपने घर में, ये कर लें। ग्रुपिंग ऑफ एसिड कर लें, बायोलॉजिकल एसिड अटैच टू लैंड कर लें, 2-2 मिनट की बातें हैं। इसको पेंडिंग कर देते हैं। मेरा दिल है गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर लूँ बस। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाली थ्योरी रह जाएगी,
तो हम जब कल इंशाल्लाह करेंगे ना प्राइस और फिज़िकल अलग अलग, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी यहाँ से आके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर्स की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। कल तो नहीं, परसों ही जाके होंगे डिस्क्लोजर्स, काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स हैं इसके भी, ओके। लेकिन स्टैंडर्ड छोटा सा है और इजी लेने वालों को बहरहाल ये हमेशा परेशान करता ही है। 8 नंबर का सवाल आया इस दफ़ा, सीनियर से पूछ लेना, फिर ना कहना खबर ना हुई। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। पर्ल कॉन्टिनेंटल परचेज अ वॉच डॉग फॉर विच डिटेल इज एज फॉलोज। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वॉच डॉग जो है ये बायोलॉजिकल एसिड है IS 41 का? नहीं है बेटा, नहीं है। वॉच डॉग है ना, वॉच डॉग। कार्ट हॉर्स, वॉच डॉग, रेस्टोरेंट पीकॉक। पीकॉक का फॉर्म बना लो, बायोलॉजिकल एसिड है क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। आप पीकॉक आपने रखे होंगे या तो पीकॉक को ही बड़ा करके बेचने के लिए, या उनके अंडे निकलवा के बच्चे बेचने के लिए, या उनके अंडे बेचने के लिए, ठीक है। तीन मकासद हो सकते हैं ना। अगर फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो ये 3 मकासद उसको आप मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट वालों ने पीकॉक रखा हुआ है तो उनका इसमें से कोई भी मकसद नहीं होता। हाँ, अगर 7 अंडे बच्चे हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मकसद ये चूँकि नहीं होता, इसलिए ये बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वॉच डॉग है। कोई किसी ने डॉग फार्म बनाया हुआ, डॉग फार्मिंग की हुई है, ठीक है, वो डॉग जो है वो ब्रीडिंग करवा के उनके बच्चे बेचते हैं, तो वो फार्मिंग कर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन ये वॉच डॉग है, ठीक है। कार्ट हॉर्सेज, हॉर्स का फार्म जिसने बनाया हुआ है, तो फार्म वाले का हॉर्स जो है वो बायोलॉजिकल एसिड है क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन कार्ट हॉर्स, बगी के लिए घोड़ा रखा हुआ है, तो वो असल में वो 3 चीज़ें हैं। असल में बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी तीन तीन शक्लें थी, और उनकी करना मैनेजमेंट, ये कहलाती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और इस वाले एसिड्स बायोलॉजिकल एसिड, और उसमें भी एक बियरर प्लांट जो है वो फिर PPE में चला जाता है और बाकी इधर ही रहते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ग्रोथ है टू सेल, या प्रोक्रिएशन है, एडिशनल एसिड्स लेकर उनको बेचना है, या उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेनी है। और ये काम आप मैनेज कर रहे हैं। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसिड की, तो कहलाएगा कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर वो एसिड्स आपके IS 41 के बायोलॉजिकल एसिड बनेंगे। तो जब वॉच डॉग आ गया तो ये तो भाई आपका बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। अब इसके साथ पता है क्या होना है? ये आपका IS 16 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होता है ना, जो नोट होता है, तो उस नोट के अंदर ये आएगा। क्या कर सकते हैं, आएगा, ठीक है। तो यूँ आपका PPE का जो नोट बना होता है, PPE के नोट के अंदर आपके पास आ रहा होगा, PC वालों के पास लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, ऐसे ही 3-4 एसिड्स के साथ साथ ये जनाब वॉच डॉग होगा, ठीक है। तो उसके बाद टोटल, और फिर उनकी बैलेंस शीट में टोटल जा रहा होगा। तो है ये एक क्लास ऑफ एसिड है। तो लैंड, बिल्डिंग, वॉच डॉग, टोटल। अब वॉच डॉग बिल्कुल वैसे ही जैसे PPE आया करता था, वैसे ही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। इसके अंदर ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग कर देता हूँ। ज़रा आपको बता रहा हूँ, कभी आ जाए तो ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग। रीवैल्यूएशन भी हो सकती है। जब IS 16 में आ गया कोई एसिड, तो कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं, रिवर्स मॉडल पे रख सकते हैं, चाहे वो बियरर प्लांट है, चाहे वो वॉच डॉग है, चाहे वो जू वालों की दिखाने वाली काऊ है, चाहे वो पीकॉक है रेस्टोरेंट का। वो रेस्टोरेंट के बाकी एसिड्स के साथ जो उनकी बिल्डिंग होगी, जो उनका इक्विपमेंट पड़ा होगा, वहीं पे उनका एक पीकॉक का भी कॉलम होगा। तो सही है, नुमाइश के लिए रखे हुए ना। और इसी तरह से अगर ये IS 16 वाले हैं तो इनकी यूज़फुल लाइफ डिटरमिन करेंगे, और यूज़फुल लाइफ डिटरमिन करके इनको क्या करेंगे? डेप्रीशिएट। तो ओपनिंग, डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग, ठीक है। तो वॉच डॉग की बात अब कर रहे थे, तो कहता है PC होटल परचेज्ड अ वॉच डॉग, कॉस्ट उसकी कितनी थी? 10,000। ट्रांसपोर्टेशन टू ब्रिंग इट टू होटल इज, अब ये चूंकि IS 16 का PPE है, इसलिए पुराने वाला रूल ही है 10,000, 10,000 जमा 2,000, ठीक है जी। 10,000 जमा 2,000, 12,000 क्या है जी इसकी कॉस्ट। तो इस कॉस्ट के ऊपर इसको क्या कर देंगे हम? कैपिटलाइज। तो एडिशन के अंदर आ जाएगा 12,000। ओपनिंग में कोई नहीं पड़ा था, अभी ख़रीदा है इन्होंने, ठीक है, 12,000 आ गया, ठीक है जी। और
ये 12,000 आपका क्या बन जाएगा क्लोजिंग। ठीक है जी। उसके बाद कोई डेप्रीसिएशन नहीं पड़ी हुई थी और उसके बाद वो कहता है लाइफ ऑफ डॉग है 15 साल और रेजिडुअल वैल्यू इसकी है, मतलब यूजफुल लाइफ है ना। 15 साल के बाद आपने कहना यार ये अब बुढ़ा खुसट हिलता जुलता ही नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं, चेक करना है, ये बैठा है, इसको उठाना पड़ता है, दे दो किसी और को। वो जो कभी कभी शिकार पे इसको ले जाएंगे उनको दे देते हैं, तो सस्ता सा बेच दिया आपने। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू है इसकी यूजफुल लाइफ के एंड पे। ठीक है, तो अगर आपने इसको डेप्रीशिएट करना है तो भाई डेप्रीसिएशन होगी, अभी मैं यहीं पर ही ले लेता हूँ, 12,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ गया जी 600। और ये 600 जनाब आपकी अक्यूमुलेटेड एप्शन होगी क्लोजिंग। और आपका एसेट आपका वॉच डॉग 12,000 में से 600 माइनस कर दें, आपका नज़र आएगा कितनी बुक वैल्यू पर 11,400। सही है। कॉस्ट मॉडल पे है, लाइफ 15 साल है, और अगर कभी ये मर जाए, जिंदा है तो मर जाए तो कोई नहीं, डिस्पोजल हो जाएगा। कॉस्ट क्रेडिट, अक्यूमुलेशन डेबिट, मरे हुए को कहीं बेचना नहीं है, फेंक देना बस, ज़ीरो। अच्छा, एक्सचेंज भी हो सकता है जी, हाँ, गधा ले लेना, ठीक है, सूट करेगा। इट्स प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट विल अपीयर लाइक दिस। ओह पीएनएल, सॉरी पीएनएल के अंदर तो मैंने बताया नहीं, पीएनएल में क्या जाएगा जी, इसकी डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में पीपीई के अंदर ये, ठीक है, 11,400 है, तो ये यहाँ पे बीच में कहाँ से घुसा है, ठीक है जी, ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, बात तो जा रही थी आगे, असल में ये तो बीच में वैसे ही आ गया। ग्रुपिंग एसेट्स, आपको कहा था एसेट्स को ग्रुप करने की इजाज़त है, लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि जी मुझे जो पसंद है उस हिसाब से ग्रुपिंग हो, बल्कि ग्रुपिंग होनी चाहिए किसी न किसी रीज़नेबल बेस पर जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। तो वो पढ़ने के लिए आपको पार्ट 2 में आना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ग्रुपिंग पढ़ रहे होंगे।